स्वाध्यायः परमः। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैप्टन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSB 02 करिकुलम मॉडिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन के ब्लॉक 4 से है। पिछले क्लास में हमने प्राथमिक स्तर पर कर लिया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम माध्यमिक स्तर पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शिक्षा प्रदान करने के बारे में करेंगे और उसके आगे का भी जो हमारा भाग है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। माध्यमिक स्तर पर अप्रत्यक्ष सेवाएं। पिछले क्लास में हमने प्राथमिक स्तर पर जो संसाधन शिक्षक है, रिसोर्स टीचर, वो किस तरह से जो VI बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करते हैं, ब्रेल सिखाते हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, अवेकस, टेलर फ्रेम, ये सब का ज्ञान उनको देते हैं। फिर हमारा प्राथमिक विद्यालय में शामिल किए गए विकलांग छात्रों ने माध्यमिक विद्यालय में नियमित कक्षा गतिविधियों में अधिक समय बिताना सीख लिया है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे जो स्किल्स है ऑलमोस्ट उनका कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वो माध्यमिक स्तर पर जो रेगुलर क्लासरूम है उसमें ज़्यादा समय बिताना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सेवा के लिए संसाधन शिक्षक पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर संसाधक शिक्षक को अप्रत्यक्ष सेवा प्रदान करनी होती है। जो डायरेक्ट उनका सीखने का प्रक्रिया था वो धीरे धीरे कम होता है, ना के बराबर हो जाता है, और जो रिसोर्स टीचर है उनका अप्रत्यक्ष रूप से सेवा प्रदान करना जारी रहता है। माध्यमिक स्तर पर अप्रत्यक्ष सेवाएं इस प्रकार है। जो पहला वो आपका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए सामग्री का प्रचार, प्रसार और वितरण करना। किस बच्चे को किस चीज़ का, किस TLM का या किस तरह का उनको हमें मटेरियल प्रोवाइड करना है, ये रिसोर्स टीचर देखते हैं, वो बनाते हैं, अवेलेबल करवाते हैं, फिर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। छात्रों के लिए उपयुक्त उपकरण, सहायक सामग्री तैयार करें और उपलब्ध कराएं। हर बच्चे की जो आवश्यकता है, नीड्स है, वो अलग अलग होता है, तो उनका क्या एजुकेशनल नीड्स है या डेली लिविंग स्किल्स है, तो हर एक चीज़ में उनकी जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें सामग्री, अगर हमें खुद से हैंडमेड बनाना है तो वो बनाएंगे, अगर उपलब्ध करवाना है या कहीं से ख़रीदना है तो उसकी जो भी प्रक्रिया है वो जो रिसोर्स टीचर है उनको वो फॉलो करना है और बच्चे को उपलब्ध करवाना है। फिर विद्यार्थी के ब्रेल लिपि में लिखे उत्तरों को हस्तलिखित मुद्रित में परिवर्तन करना, ताकि नियमित कक्षा शिक्षक त्रुटियों को सुधार कर सके। अगर एग्ज़ाम हो रहा है या इवैल्यूएशन या जैसे हम क्लास टेस्ट भी ले रहे हैं, वीकली भी होता है या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो उसमें या सेमेस्टर वाइज है, हर स्कूल का अपना अलग अलग पैटर्न होता है, तो उसके हिसाब से वो इवैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ पे टाइम पे जो VI बच्चा है वो अगर ब्रेल में आंसर्स अपना उपलब्ध करवा रहा है तो जो रिसोर्स टीचर है उनको उसे मुद्रित फॉर्म में करना है, ताकि जो रेगुलर क्लास टीचर है वो उसका इवैल्यूएट कर सके और बच्चे को कहाँ दिक्कत हो रही है या कोई परेशानी है या किस तरह से उनको हमें ग्रेड में उनको देना है, तो वो उस तरह से देख के अपना जो इवैल्यूएशन का काम है वो पूरा कर सकेंगे। फिर नियमित कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चों के प्रबंधन के लिए नियमित कक्षा शिक्षक को आवश्यक तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। टाइम टू टाइम बच्चे की जो आवश्यकता है या क्लासरूम में जो उनकी ज़रूरतें हैं या उनको किस तरह से हम क्लास में कोई दिक्कत ना हो, जो आम सामान्य बच्चे उसी तरह से वो भी उसमें अपना भागीदारी दे सके, तो उसमें अगर सहायता करना है या कोई टेक्निक बताना है जो रेगुलर टीचर है उनको, तो वो भी रिसोर्स टीचर करते हैं और उनको सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए बार बार ये रिपीट हो रहा है कि जो क्लास टीचर है और जो रिसोर्स टीचर उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि बच्चे की कहाँ दिक्कत हो रही है, किस तरह से उनको हमें उनके एजुकेशन को आगे लेके जाना है, या कोई भी अदर ट्रेनिंग दे रहे हैं, TLM दे रहे हैं,
डेली लिविंग स्किल का ट्रेनिंग दे रहे हैं, ओरिएंटेशन मोबिलिटी का ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे की ज़रूरत और उनकी कठिनाइयों को देखते हुए दोनों टीचर को आपस में डिस्कस करके और जो भी उन बच्चे के लिए उचित हो उसका हमें उनको प्रदान करना है। फिर हमारा शिक्षण सामग्री की तैयारी और प्रस्तुति। शिक्षण सामग्री में आपका TLM आएगा, उसी से जो उनके VI बच्चों से रिलेटेड जो भी उपकरण है या जो भी हम सामान इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे इसमें आते हैं। सही सामग्री सही तरीके से सही समय पर तैयार करना और प्रस्तुत करना दृष्टिबाधित बच्चों को स्कूली शिक्षा और पाठ्यक्रम में बराबर बनाता है। ऐसी सामग्री तैयार करने का कार्य आसान नहीं है, क्योंकि ब्रेल में पाठ्यपुस्तक तैयार करने और वितरण करने और विभिन्न सेटिंग के लिए अनुकूलित उपकरण की बदलती आवश्यकताओं आदि की समस्या एक मूलभूत आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पे क्लास वाइज क्लास 1 की जो नीड्स है वो अलग होगी, क्लास 2 का अलग है, 3 का अलग है, प्राइमरी सेक्शन का फिर अलग होगा। अगर सेकेंडरी लेवल पे जा रहे बच्चे तो उनकी आवश्यकताएं अलग है। तो हर एक क्लास का और सब्जेक्ट का तो उसके लिए बच्चे के लिए उन अनुकूलित उपकरण और जो शिक्षण सामग्री है उसको उपलब्ध कराना, तो इसमें टाइम लग सकता है, थोड़ा टाइम लगेगा उनको तैयारी कराने में, लेकिन ये सारे बच्चों को तैयारी करवाना है और सही समय पर और सही तरीके से। किसी संसाधन को उचित रूप से प्रस्तुत करने के लिए क्या और कब का चयन करना संसाधन शिक्षक के लिए प्रमुख कार्य है। बच्चे की ज़रूरत कब और कैसे है, किस जगह पे है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये प्रमुख कार्य है जो कि रिसोर्स टीचर को करना रहता है। इसलिए सामग्री तैयार करने और छात्रों के समान प्रस्तुत करने के मूल सिद्धांत सही सामग्री, सही विधि और सही समय पर है। हमारा फिर है नेक्स्ट है सही सामग्री। दृष्टिबाधित छात्र और दृष्टिवान छात्र एक दूसरे से कुछ भिन्न होते हैं। दृष्टिबाधित होने के कारण छात्र के अनुभव और ज्ञान को सीमित कर देती है, क्योंकि वो बच्चा देख नहीं पा रहा है। तो जिस तरह से जो समान बच्चा है वो देख के सुन के टच करके तो अपने जो भी सेंस इंद्रियां हैं उनका सारा का प्रयोग कर रहा है, लेकिन जो VI बच्चे उनका एक इंद्रिय है वहाँ पे नहीं काम कर रहा और बाकी इंद्रियों से उन्हें करना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन VI बच्चों तक पहुँचती है वो अधूरी हो सकती है या उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन समान बच्चे को वो पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पे उनके लिए जो अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रक्रिया वो सीमित कर देता है। इससे दोनों प्रकार के बच्चों के बीच अंतर पैदा हो जाती है, थोड़ा सा डिफरेंसेस रहता है। दृष्टिबाधित बच्चा स्पर्श और श्रवण आदि इंद्रियों के उपयोग के माध्यम से पर्यावरण से परिचित होते हैं। उनका आवाज़ और स्पर्श टच करके और उसको फील करके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्रयास करते हैं, या अपने आसपास के वातावरण में चीज़ों की पहचान या उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, किसी चीज़ के बारे में कंसेप्ट क्लियर करना है। तो ये और जो VI जो समान बच्चे हैं वो तो उनके वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और फील भी कर रहे हैं, टच भी कर रहे हैं। कई वास्तविक अमूर्त वस्तुओं जैसे पर्वतों, पठार आदि की व्याख्या करना। संसाधन शिक्षक को ऐसे संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए जो बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप हो। इसके लिए उपकरण का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास में कौन सा हमारा लेसन चल रहा, पाठ चल रहा, उसमें किस तरह का मॉडल या टेक्टाइल मैप बच्चे के सामने हम रख सकते हैं, ताकि उस चीज़ के बारे में उनका कंसेप्ट क्लियर हो, उसके बारे में उनको पूर्ण जानकारी मिल सके। जैसे शिक्षक इन सामग्रियों को 3 तरीकों में प्रदान कर सकता है। जो पहला है वो आपका स्पर्श उपकरण सामग्री है, जिसको हम छू के उसका शेप, साइज, उसका आकार किस तरह का है, उसे छूने में कैसा है, सख्त है, मुलायम है, खुरदरा है, तो ये पता कर सकते हैं। फिर दूसरा है ऑडियो सामग्री, सुन के इसमें रिकॉर्डेड बुक्स हो सकते हैं, या हम अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं जिस तरह से आजकल हम लोग
ऑनलाइन स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे हम जो टीचर बोल रहे हैं उसको हम सुनते हैं। तो रिकॉर्डेड टेप रिकॉर्डर हो सकता है, या फिर आप वीडियो बना सकते हो, तो उसमें भी जो लेक्चर दे रहे हैं या बोल रहे हैं तो उनको सुन के वो उस चीज़ के बारे में अपना इन्फॉर्मेशन या अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, विशेष रूप से डिजाइन की गई सहायक सामग्री। इसमें आपका ब्रेल पाठ्य पुस्तक या इलस्ट्रेट डायग्राम, टेक्टाइल पिक्चर, टेक्टाइल मैप्स, चीज़ों या वस्तुओं का मॉडल जो प्लास्टिक का या लकड़ी का हो सकता है, वुडन, अवेकास, टेलर फ्रेम या ध्वनि उपकरण जैसे रेटल बॉल। तो यहाँ पे हम इन सब चीज़ों का भी हम बच्चे को एजुकेशन जब भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, और ताकि उनका जो भी पाठ से रिलेटेड क्वेरीज है या उनको कंसेप्ट है या किस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं तो वो उनको क्लियर होता जाएगा। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि अगर स्टोरी है तो उसको हमने ब्रेल में लिखा हुआ है और साथ में ब्रेल में स्टोरी बनाया हुआ है, और जैसे कि समान पुस्तक में होता है कि पिक्चर है और आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेल में लिखा हुआ है और जो पिक्चर है वो टेक्टाइल मतलब कि उभरा हुआ है। वहाँ पे धागा या कुछ और चीज़ का हम इस्तेमाल करके उसको उभरा हुआ बना सकते हैं, ताकि जो वीआई बच्चा है वो ब्रेल में स्टोरी पढ़े और पिक्चर है तो उसको उभरा हुआ जो भी पार्ट है पिक्चर के रूप में उसको वो टच करके फील कर सकते हैं कि इस तरह का कछुआ या खरगोश का जो फोटो होता है या उसके बारे में जान पाएंगे। फिर आपका इसमें इंडिया का मैप है, वो भी टेक्टाइल मैप है। फिर आप मॉडल के रूप में बता सकते हो। मॉडल के रूप में हम किसी भी चीज़ को जो भी हम उनको पढ़ाना चाहते हैं उसका मॉडल यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका रोड का दिया पिक्चर में आपको दिख रहा है। फिर आपका यहाँ पे अगर साइंस पढ़ते हैं तो उसमें लेवलिंग क्या होता है हर एक चीज़ों का, जैसे ट्री का पार्ट बताना है। साइंस में जो भी डायग्राम हमें बनाना होता है किडनी का, लीवर का, हार्ट का, तो उस तरह से यहाँ पे डायग्राम बना के उनको लेवल किया जाता है और ब्रेल में भी लिखा होता है, तो इससे बच्चे को आसानी होती है। फिर आपका रिटेल बॉल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स है, तो इसमें बॉल में है जो आम बॉल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें से आप साउंड आता है। जैसे आप छोटों बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हुए झुनझुना जो ऐसे ऐसे बजाते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, उसी तरह यहाँ पे वीआई पर्सन के लिए जो बॉल इस्तेमाल करते हैं इसमें सारे चीज़ का बॉल आ जाएगा, आपका क्रिकेट का, बैडमिंटन का, टेबल टेनिस का, तो सब बॉल में ये है कि इसमें से आवाज़ आ रही है, इसलिए हम इसे रिटेल बॉल बोलते हैं। तो इस तरह का बॉल इस्तेमाल करके जो वीआई पर्सन है वो जो गेम है वो उसको खेलते हैं और आराम से सीख सकते हैं। फिर है सही विधि। दृष्टिवान और दृष्टिबाधित दोनों प्रकार के बच्चों में विशेषताओं की तुलना में अधिक समानताएं होती है। ऐसे समय में हमें बस यह देखने की ज़रूरत है कि कब, कहाँ और कैसे दृष्टिबाधित बच्चे दृष्टिवान बच्चे से भिन्न होते हैं, क्योंकि जो सीखने का प्रक्रिया है और जो सिखाने का प्रक्रिया है वो लगभग एक जैसा ही है, लेकिन जब हम वीआई बच्चे को सिखाते हैं तो उस प्रक्रिया में हम थोड़ा सा बदलाव या परिवर्तन करते हैं ताकि बच्चे को अच्छे तरह से हम समझा पाए और वो सीख पाए। दृष्टिवान बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, जबकि दृष्टिबाधित बच्चे को सीखने में मध्यस्थता की आवश्यकता होती है। उन्हें अध्ययन करने में थोड़ा अधिक समय लगता है क्योंकि वे जानकारी का ज्ञान टुकड़ों के रूप में प्राप्त करते हैं। तो टीचर को रिपीट करने की ज़रूरत होती है, या एक चीज़ को हो सकता है आपको 2 बार नहीं 3 बार 4 बार भी रिपीट करना पड़े, तो यहाँ पे थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो वीआई बच्चे हैं वो भी अच्छे तरह से अपना जो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है उसमें अपना योगदान अच्छी तरह से देते हैं और वो सीखते भी हैं। इसके लिए स्वाभाविक रूप से तो जो विश्लेषण, व्यवस्थित योजना और तार्किक दृष्टिकोण को दूरदर्शिता से बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। बच्चे को दृष्टि के अलावा सभी इंद्रियों का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो वीआई बच्चे हैं उनको देखने में दिक्कत है,
या देख नहीं पा रहे हैं, तो जो बाकी इंद्रियां हैं और उनको और अच्छे तरह से सक्षम बनाने के लिए हमें बच्चे को प्रशिक्षण करने की आवश्यकता होती है। इसमें बच्चे की तैयारी, बच्चे की शैक्षिक क्षमता, सर्टिफिकेट ऑफ लॉस, फिर बच्चे का जो उम्र है, किस उम्र का बच्चा है, उपकरण तैयार करने में लगने वाले जो समय, सामग्री का स्वरूप, तो बच्चे को किस एज से बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, फिर उसके बाद उसकी सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री ऑफ लॉस है वो कितनी है। कोई बच्चा लो विज़न है तो वो देख पा रहे, तो वहाँ पे हमें जो फ़ॉन्ट है उसको बड़ा कर देंगे तो उससे उनको बहुत मदद मिल जाएगी। लेकिन अगर बच्चा टोटली ब्लाइंड है तो वहाँ पे हमें स्टार्टिंग से ही ब्रेल लिपि, ब्रेल बुक्स और ब्रेल में सिखाना शुरू करना पड़ेगा। तो बच्चे का एज, डिग्री ऑफ लॉस या उनकी जो सीखने की क्षमता कैसी है, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। बच्चे का बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो ये सारा चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए बच्चे का जो भी प्रोग्राम है वो पहले बनाएंगे, उसके बाद उस पर काम करना शुरू करेंगे। जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो कि अगर हमें स्कूल भेजने के लिए है तो बच्चे को स्टार्टिंग में हम घर में थोड़ा बहुत सिखाना या फिर बताना शुरू करते हैं चीज़ों को। या आप जैसे बच्चे स्कूल में आप लंच में क्या दिए हो तो वहाँ पे उन्हें खुद से खाना है। हो सकता है स्टार्टिंग में जो स्कूल में टीचर है या फिर आया है वो उनकी हेल्प करे, फिर भी बच्चे को भी सेल्फ डिपेंड बनाना है, तो वो धीरे धीरे चीज़ों को पहचान करना, उसको कैसे हम इस्तेमाल करें, किस तरह से उसका प्रयोग करें और उसको बंद कैसे करना है, उसको ओपन कैसे करना है, ये सब हम धीरे धीरे घर में ही स्कूल भेजने से पहले थोड़ा बहुत सिखाना शुरू करते हैं। फिर उनके रूटीन में आ जाता है तो वो चीज़ें बच्चे आसानी से, क्योंकि डेली कर रहे हैं तो उसमें वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर सही समय, दृष्टिबाधित बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने का सही समय यही है। विकसित सामग्री और सही तरीके सभी प्रभावित होते हैं जब उन्हें सही समय पर लागू किया जाता है। दृष्टिबाधित बच्चों को परिपक्व जीवन जीने के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित करते समय यह सवाल है कब प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षण देने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो वीआई बच्चे उनको हमें शिक्षण भी देना है और उनको साथ में ट्रेनिंग भी देना है। तो इसमें जिन बातों पे हमें ध्यान रखना है वो पहला है शिक्षण विषय में पूर्व अनुभव। अगर बच्चा क्लासरूम में पहली बार है या कोई हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड बच्चा कुछ जानता है या उसके लिए वो सब कुछ ही नया है, तो अगर कुछ जानता होगा तो उससे रिलेट करके हम आगे का जो पार्ट है वो करना शुरू करते हैं। फिर अवसर और प्रेरणा की मात्रा, ये हम कथित प्रेरणा बोल के भी कर सकते हैं। आवश्यक पूर्व अपेक्षित कौशल, जैसे अगर हमें ब्रेल सिखाना है तो ब्रेल सिखाने से पहले हमें बच्चे को कुछ सिखाना है, तो हाँ कुछ सिखाना है। उनका जो फीलिंग, जो हम टच करके फील करते हैं, क्योंकि ब्रेल का डॉट्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो और जब भी हम ब्रेल लिपि सिखाते हैं उसमें डॉट्स को फील करना और उसको फॉलो करना उसके पढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उससे पहले हम बच्चे का जो टच करके फिंगर टिप से टच करके और फील करने का है, उस पर बहुत काम करते हैं कि बच्चा छोटे से छोटा चीज़ भी जब भी उसको छुए टच करे तो उसे महसूस हो, और उसमें वो हर एक चीज़ का जो टेक्सचर है वो अलग अलग होता है, तो उसमें वो डिफ्रेंशिएट करना सीख ले। फिर अपेक्षित पश्चात कौशल, कुछ जो स्किल्स है वो हमें बाद में भी बच्चे को सिखाना पड़ता है। जैसे आप इसमें देख रहे हो कि जो डब्बे पे प्लास्टिक का है उस पर छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं, तो उसको हम बच्चे को फील करवा रहे हैं ताकि वो उसको टच करके अच्छे से पहचानना सीख ले। फिर जैसे स्टाइलस को हमें अपने हाथ से पकड़ना है और उसको मूव करना है या फिर ऊपर नीचे करना है, तो उसमें थोड़ा प्रेशर लगता है, तो कितने ज़ोर से हमें दबाना है, या बहुत ज़ोर से दबाएंगे तो ब्रेल पेपर है वो फट जाएगा। तो इसलिए फिर वो भी हमें उसको होल्ड करने का भी बताना है कि कितना हम ज़ोर से पकड़े या फिर ढीला पकड़ेंगे तो वो हाथ से छूट जाएगा तो हो नहीं पाएगा।
तो इसलिए उसको चीज़ों को होल्ड करना या पकड़ना वो भी हमें बच्चे को उससे ब्रेल सिखाने से पहले बताना होता है। जैसे आप गेम में देख रहे हो तो उसको मूव करवाना है, या फिर अलग अलग शेप का उसको टॉयज देते हैं, फिर अलग अलग टेक्सचर का, जैसे मिट्टी है, बालू है, तो वो सब भी टच करवाते हैं क्ले के द्वारा भी, ताकि उनका जो टच की फील करने की स्पर्शीय शक्ति है वो ज़्यादा और अच्छे से विकसित हो पाए। फिर चूँकि विकलांग बच्चे धीमी गति से सीखते, इसलिए उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसलिए केवल शिक्षक ही यह निर्णय ले सकता है कि पढ़ाने के लिए कौन सा समय उपयुक्त है, और ऐसे बच्चे के प्रदर्शन का आकलन कर सकता है। तो हर बच्चे का लेवल अलग होता है और सीखने का तरीका अलग होता है। तो इसलिए बच्चे को किस टाइम और किस पद्धति से और क्या चीज़ हमें पहले सिखाने का स्टार्ट करना है वो टीचर ही डिसाइड करते हैं। फिर शिक्षा की अनुकूलन पद्धति के सिद्धांत। अगर शिक्षा में हमें बच्चे के लिए अनुकूलन करना है तो उसके लिए हम किस तरह से करेंगे और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पूर्ण पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है, बस जितना आवश्यक हो उतना ही अनुकूलन आवश्यक है, क्योंकि वीआई बच्चे हैं वो जो नॉर्मल करिकुलम है उसी को फॉलो करते हैं। तो उस करिकुलम को हम वीआई बच्चों के लिए थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसमें से कुछ ओमिशन हटा भी सकते हैं। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए वैचारिक विकास में सुधार के लिए अधिक दृश्य अनुभव और कम दृश्य अनुभव वाले पाठ्यक्रम अपनाया जाना चाहिए। इस मामले के लिए 4 महत्वपूर्ण चरण दिए गए हैं जो इस प्रकार है। जो पहला है आपका डुप्लीकेसी, जैसे नकल करना। विद्यार्थी को नकल के द्वारा अनुभव कराया जा सकता है। जैसे अगर कोई पोयम है वो ब्रेल लिपि में नहीं है तो हम उसको ब्रेल लिपि में लिख सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश या गुजराती, जिस भाषा में बच्चे को हम पढ़ना सिखा रहे हैं या सीख रहा है, तो उस हिसाब से उस पोयम को हम ब्रेल लिपि में अनुवाद कर सकते हैं। तो वो उस पोयम को ब्रेल लिपि के द्वारा आराम से सीख सकता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी दिया है, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल, यस सर 3 बैगफुल्स। तो इसको हम ब्रेल लिपि में लिख के बच्चे को इसके बारे में बताएंगे और पढ़ाएंगे। जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि जो प्रिंटेड बुक्स है उसके जगह पे उसको हम सेम चीज़ जो भी प्रिंटेड बुक्स में है उसको हम ब्रेल बुक में कन्वर्ट लिख के, या फिर अगर मार्केट में उपलब्ध है तो वहाँ से भी उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर अगर हम कोई डायग्राम बना रहे हैं जो समान बच्चों के लिए है तो उसे हम वीआई बच्चों के लिए फिर जो टेक्टाइल के रूप में उसके लिए वो मैप को बना सकते हैं। यहाँ पे उभरा हुआ होगा, ब्रेल लिपि में लेवल किया हुआ होगा, तो उससे वीआई बच्चे आराम से सीख सकते हैं। फिर दूसरा है आपका मॉडिफिकेशन। इसमें कुछ परिवर्तन करना। कभी कभी अनुभवों को संशोधित किया जा सकता है, जैसे विषय वस्तु, प्रस्तुति का तरीका, उपकरण सामग्री का प्रकार, प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करना। उदाहरण के लिए मुद्रित पुस्तकों में एक वचन और बहुवचन के बीच का अंतर समझाने के लिए भिन्न भिन्न चित्र दिए गए हैं। तो इसमें एक वचन और बहुवचन बताना, तो यहाँ पे हम बच्चों को खिलौने इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉकलेट, मिठाइयाँ, टॉयज़, या फिर गोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे हम एक वचन और बहुवचन जो वीआई बच्चे हैं उनको हम सिखा सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा पहली कक्षा में होता है तो मूल्यांकन मौखिक रूप से किया जाता है। ओरली हम उससे कुछ पूछते हैं, या उनका जो एग्ज़ाम का है, इवैल्यूएशन का है, वो हम ओरली कर सकते हैं। पहली कक्षा के अंत तक दृष्टिबाधित बच्चा ब्रेल लिपि सीख लेता है। तो जो पहली कक्षा में हमने उसको ब्रेल लिपि लिखना और पढ़ना सिखा दिया है, तो बाद में वो ब्रेल लिपि में अपनी जो एग्ज़ाम है, जो भी इवैल्यूएशन है, वो आराम से दे सकते हैं। फिर तीसरा है सब्स्टिट्यूट। जब संशोधन संभव न हो तो प्रस्तुत इकाई का
यथासंभव उपयोग करें और एक नज़दीकी इकाई को विकल्प के रूप में पेश किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि मुद्रित सिक्कों की समझ दी जा रही है तो बच्चे को असली सिक्कों के माध्यम से समझाया जा सकता है। जैसे अगर हम बच्चे को कॉइन्स के बारे में बता रहे तो वहाँ पे हम उसको जो ओरिजिनल है उसको उसके हाथ में दे दे तो वो आराम से वहाँ पे हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया, ओरिजिनल से सब्स्टिट्यूट किया है, तो आराम से उसके बारे में सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे वेजिटेबल्स नेम है, फ्रूट्स नेम है, तो वहाँ पे हम जो सच में है वो अगर उसके द्वारा उनको बताए और पढ़ाए तो वो ईजिली उसको कैच करेंगे और अच्छे से सीख जाएंगे। फिर है चौथा ओमिशन, किसी चीज़ को हमें करिकुलम से हटाना है या छोड़ देना है। जब डुप्लीकेशन, मॉडिफिकेशन या सब्स्टिट्यूट संभव न हो तो ओमिशन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा अन्य कई भ्रमित करने वाले चित्रों को मौखिक समझ दी जा सकती है। जैसे अगर मॉडल के रूप में हम उनको ये चीज़ें दे रहे हैं तो वो तो आकार में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, तो उस टाइम हम उनको मौखिक रूप में बता सकते हैं उस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। या जैसे एलिफेंट है तो वो उसका हम छोटा आकार का भी ला सकते हैं और सच में तो एलिफेंट बहुत ही बड़ा होता है, तो यहाँ पे एक भ्रम सा बना होता है, क्योंकि रियल में अगर हम उनको खिलौने वाला दें तो वो तो छोटे आकार का देंगे और जब रियल का होता है तो वो बहुत ही बड़ा होता है। तो इस प्रकार उपर्युक्त सिद्धांतों के अंतिम अध्ययन से पता चलता है कि दृष्टिबाधित छात्रों में उनके प्रारंभिक स्कूल के वर्षों के दौरान कम डुप्लीकेशन होती है, उन्हें अधिक मॉडिफिकेशन और सब्स्टिट्यूट अनुभव की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे स्तर बढ़ता है तब उनको डुप्लीकेशन की मात्रा बढ़ने लगती है और उपकरण प्रस्तुति करने का कार्य आसान हो जाता है, क्योंकि जो भी मटेरियल उपलब्ध है टेक्स्ट बुक के रूप में उसको हम ब्रेल बुक में उपलब्ध करा सकते हैं। यह पैटर्न तेजी से बदलता है, कुछ ही समय में ओमिशन कम हो जाती है, सब्स्टिट्यूट बार बार प्रकट होते हैं, मॉडिफिकेशन लगातार होते रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे अधिक डुप्लीकेशन अनुभव संभव है। अब इस पाठ का जो सारांश है वो पाठ्यक्रम में विद्यालय स्तर की संपूर्ण गतिविधियां शामिल होती है जिनके माध्यम से छात्र अनुभव प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा जो स्कूल का जो करिकुलम है उसमें ऑलमोस्ट सभी कुछ मिक्स है, जिससे जो बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। दृष्टिबान छात्र संपूर्ण अनुभव स्वाभाविक रूप से प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वीआई बच्चे उनको वो एक पार्ट के रूप में या खंडित अनुभवों के रूप में प्राप्त होता है। प्रारंभिक स्तर पर या जो प्राथमिक स्तर है, स्टार्टिंग का जो लेवल है उसमें जो रिसोर्स टीचर है वो दृष्टिबाधित बच्चों को प्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करते हैं, उनको डायरेक्ट सिखाते हैं, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी है, ब्रेल है। फिर जब वो माध्यमिक स्तर पे पहुंचते हैं वो बच्चे तो ये सब स्किल्स वो सीख चुके हैं, तो रिसोर्स टीचर का काम है अप्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करना। फिर प्राथमिक स्तर पर नियमित कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चों की भागीदारी कम होती है, क्योंकि वे आवश्यक कौशल जैसे प्लस करिकुलम है वो सीखने में उनको ज़्यादा टाइम लगता है और अधिक समय वो रिसोर्स रूम में ही व्यतीत करते हैं। लेकिन माध्यमिक स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चे नियमित कक्षा में अधिक समय व्यतीत करते हैं और रेगुलर क्लासरूम में वो ज़्यादा टाइम अपना सीखने में और आगे का जो करिकुलम है उसे पढ़ने में लगाते हैं, क्योंकि उनकी रिसोर्स टीचर पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो जाती है। यदि उचित सामग्री तैयार की जाए और सही समय पर सही तरीके से प्रस्तुत की जाए तो दृष्टिबाधित बच्चे नियमित स्कूली शिक्षा और पाठ्यक्रम में समान रूप से अपना भागीदारी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल बच्चे अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, लेते हैं, उसी तरह से जो वीआई बच्चे हैं वो भी अपना पार्टिसिपेशन आराम से दे सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो। नेक्स्ट है हमारा गृह कार्य। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सेवाओं पर संक्षिप्त नोट लिखें। इसके बारे में भी डिस्कस हमने पिछले क्लास में भी किया था और कुछ पोर्शन उसका इस आज के क्लास में किया है। दूसरा, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सेवाएं के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन करें। फिर तीसरा, पाठ्यक्रम क्या है और दृष्टिबाधित बच्चे कैसे सीखते हैं। चौथा, आपका अनुकूलित पाठ्यक्रम क्या है, इसे दृष्टिबाधित बच्चों के संदर्भ में लिखना है, यहाँ पे वर्णन करना है। पाँचवा हमारा डुप्लीकेशन, मॉडिफिकेशन, सब्स्टिट्यूट और ओमिशन को परिभाषित करें। तो यहाँ पे आपका यूनिट 4 है वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः